Hello everybody, Ashutosh Sharma this side and I welcome you all to the official YouTube channel, The Crown Success। तो गाइज आप सोच रहे हो कि ये तो लाइव होने वाला था लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाया है, तो ये क्लास फिर आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है। तो ये देखते हैं कि जैसी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, लाइव बैठना शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। और बाकी फर्स्ट क्लास पे आपने मेरे को कमेंट्स करके बताया, मेल भी आया मेरे पास 1-2 कि अच्छी थी क्लास, आप लोगों को समझ में भी आई तो ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बात है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो अभी हमारा सेकंड लेक्चर लेने वाला है और जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने क्या कवर कर लिया था, अपना ज्योग्राफिकल फीचर्स कवर कर लिए थे। एक सेकंड मार्कर का, हाँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स कवर कर लिए थे। द हिमालयन माउंटेन्स कवर कर लिया था हमने, है ना? जिन्होंने क्लास नहीं देखी, जो आज ये पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, जो आज इस क्लास को देख रहे हैं, वो देख लो, प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर, तो वो आप चेकआउट करो, उसमें आपको सब दिख जाएगा, ठीक है? क्लास अभी दूसरी क्लास है ये। और गैंगटॉक प्लेन्स, हमने ये चीज़ कवर कर ली थी। आज जो हमको कवर करना है, वो करना था सदर्न पेनिनसुला और इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये 2 टॉपिक आज हमको कवर करने हैं और अपना लेसन 1 फिनिश हो जाएगा। ज्योग्राफिकल जो मैं आपको वो देना चाह रहा था आइडिया, वो आप ले लोगे यहाँ से और फिर इसके बाद हम अपना जहाँ से मानव का जन्म हुआ, जहाँ से मानव की ये प्राकृतिक स्टार्ट हुई, वो उस पोर्शन पे हम चले जाएँगे। अपने एजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से मानव का जन्म हुआ, कैसे क्या चीज़ उसने करी, क्या बदतमीज़ियाँ करी और आज तक क्या सभ्यता चलती आ रही है। किस तरह से हिस्ट्री मैनेज थी, फिर अनमैनेज्ड हुई और वो फिर आज तक मैनेज नहीं हुई है। चल रही है धीरे-धीरे, अभी पता नहीं बहुत टाइम लगेगा मैनेज होने के लिए। तो पहले हिस्ट्री मैनेज नहीं थी, पहले अनमैनेज्ड ही थी, फिर मैनेज की गई, मैनेज करने के बाद वो अनमैनेज्ड हुई और अनमैनेज्ड होने के बाद वो आज तक मैनेज नहीं हुई। तो वो कैसे-कैसे हमको देखना है, वो सब अगले लेसन से हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपने सदर्न पेनिनसुला की, ठीक है? उस पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। ओके। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, देखो इंडो गैंगटिक प्लेन आपने ये वाला पॉइंट कल हमने पढ़ लिया था और आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है द सदर्न पेनिनसुला, ठीक है? देखो, एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पर, पता है क्या? द सदर्न पेनिनसुला मैं आपको एक कहानी के फॉर्म में समझाऊँगा, क्योंकि कहानी के फॉर्म में समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया करके, ठीक है? अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता रहूँगा तो उसमें क्या है कि आपको हिंदी इंग्लिश रहेगा ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। इस वजह से मैं आपको कहानी के रूप में समझाऊँगा और जो कहानी के बीच में पॉइंट्स आते रहेंगे, वो यहाँ पर हाइलाइट करते रहेंगे, है ना? तो इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और कहानी के रूप में जब मैं समझाऊँगा तो पता है भाई, कहानी तो सुनने में सभी को मज़ा आता है ना? बीच में अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक और लग जाए तो और शानदार बात हो जाएगी। देखेंगे, वो भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। पर कॉपीराइट का इश्यू आता है ना, इस वजह से थोड़ा नहीं करते इस काम को। बट हाँ, कहानी के रूप में समझोगे, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो सदर्न पेनिनसुला, दक्षिणी प्रायद्वीप, ठीक है? दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में बात करें, अब हम नॉर्थ साइड से हट गए हैं और अब हम अपने साउथ साइड में आ गए हैं, ठीक है? साउथ साइड में हम बात करते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप की, जिसमें कि दक्षिणी प्रायद्वीप में आपके 2 पर्वत हैं, विंध्य और सतपुरा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, विंध्य और सतपुरा 2 पर्वत हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के साथ मिलकर आपके नॉर्थ इंडिया और आपके साउथ इंडिया के बीच में एक विभाज्य रेखा बनाते हैं। समझ में आया? विंध्य और आपका सतपुरा, ये 2 पर्वत हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के साथ मिलकर आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक रेखा बनाते हैं, ठीक है? और विंध्य पर्वत के दक्षिण साइड, द साउथ साइड ऑफ विंध्य माउंटेन, जैसे लिखा हुआ है ना, द साउथ ऑफ द विंध्यन माउंटेन। विंध्य पर्वत के दक्षिण साइड में एक पठार है। पठार बोले तो प्लेट्यू, इंग्लिश में हम प्लेट्यू बोलते हैं उसको, हिंदी में पठार बोलते हैं। पठार कैसे होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जो विंध्य पर्वत के दक्षिण साइड में जो पठार है, उसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल डेक्कन प्लेट्यू। समझ में आ गया होगा। पर्वत जो कैसे होते हैं, देखो यहाँ देखो, पर्वत इस तरह से, ठीक है? ये माउंटेन हो गए, ड्राइंग मेरी बहुत शानदार है, तो आप यार मज़ाक मत बनाओ, देखो, है ना? प्लेट्यू कैसे होते हैं? प्लेट्यू देखो नॉर्मल इस तरह से रहते हैं, थोड़ा स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, इस तरह से ऐसे करके, है ना? ये जो चट्टानें होती है, ये प्लेट्यू की कहलाती है। थोड़ा मुझे खुद हँसी आ गई, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये प्लेट्यू कहलाते हैं, ठीक है? पठार जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी चट्टानें वैसी रहती हैं, मतलब एकदम नुकीली, ऐसे ऊपर को जैसे पहाड़ रहते हैं ना, वैसे नहीं रहती हैं, वो थोड़े ऐसे स्क्वायर में ऐसे करके आके ऐसे-ऐसे आके रहती हैं। ठीक है? तो काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, वो देखेंगे हम आगे क्या है। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण साइड में ये पठार प्रेज़ेंट है, जिसको हम दक्कन के पठार बोलते हैं। ठीक है? डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? कि जैसे ये लिखा है, द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विंध्यन माउंटेन इज़ नोन एज़ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है? अब ये डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये
ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, जहाँ पर ज्वालामुखी की चट्टानें प्रेज़ेंट हैं। तो ध्यान रखना है ज्वालामुखी की चट्टानों से मिलकर ये डेक्कन प्लेट्यू बनी गई है। अब ज़ाहिर-सी बात है भई एक चीज़ देखो हमारे ना देश में है कलाकार बहुत ज़्यादा, ठीक है? हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आपको कोई ना कोई कलाकार मिल जाएगा। वही बात यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हमारे सामने बहुत सारे कलाकार आए। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने उन चट्टानों को काटना शुरू करा, ये वाली जो चट्टान थी। अब पर्वतों को काटना आसान नहीं है ना? पर्वतों को काटना मुश्किल है, बट चट्टानों को काटना आसान है। वो अपना मस्त आरी-बारी लेकर आए, उन्होंने चट्टानें काटनी शुरू करी और जहाँ पर इन्होंने मठ और मंदिर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पर इन्होंने मठ और मंदिर बनाने शुरू कर दिए। आप गौर से देखोगे तो काफ़ी सारे मंदिर वहाँ पे बनाए भी गए हैं। जैसे एक विरूपाक्ष टेम्पल है जो विक्रमादित्य 2 के टाइम पे बनाया गया था। जब वो आया था ना बदतमीज़ी करी थी उसने तो उस टाइम पे भी ये वाले उन्होंने काटे मस्त अपना काट-कूट के अपना मठ और मंदिर वहाँ पे बनाए। जैसे विरूपाक्ष टेम्पल है और भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो अभी भी प्रेज़ेंट हैं वहाँ पर। ठीक है? तो बहुत सारी कलाकारियाँ इन्होंने वहाँ पे दिखाई। तो ये बात चल रही है दक्षिणी प्रायद्वीप की क्या-क्या वहाँ पे हो रहा है। क्या-क्या हुआ? क्या-क्या बताया मैंने? विरूपक्ष और वो विरूपक्ष कह रहा हूँ वहाँ पे विंध्य और सतपुरा वहाँ पे 2 पर्वत हैं। ये लिखा है देखो विंध्य और सतपुरा पर्वत हैं जो नर्मदा ताप्ती रिवर के साथ मिलके वो डिवाइड कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ को वहीं से डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ से सदर्न पेनिनसुला, ऊपर नॉर्दर्न पेनिनसुला जो भी है, ठीक है? वो वहाँ से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद विंध्य हिमालय जो है उसके दक्षिण साइड पे डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, ठीक हो गया? और ये किससे मिलके बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से मिलके बना हुआ है जिसको काट के वहाँ पर मंदिर बना अभी भी प्रेज़ेंट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर मंदिर बेसिकली बनाए गए थे, मठ और मंदिर वहाँ पे बनाए गए थे, जो कि बहुत ही फ़ेमस है आज के टाइम में, ठीक है? इसके बाद जो हमारा ये दक्कन का पठार है, कहानी की तरह समझ रहे हो ना? तो वैसे ही समझो, मैं अब लाइन बाय लाइन पढ़ाता चलूँगा तो उसमें क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। कहानी की तरह समझो, बाकी मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, वो चीज़ तो आप देख ही रहे हो, है ना? अब ये जो दक्कन का पठार है, ये आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में आता है मतलब चारों तरफ से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोले तो पूर्वी पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी ने चारों तरफ से इसको मस्त घेर रखा है। डेक्कन प्लेट्यू जैसे पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? ये है, ठीक है? इसको चारों तरफ से दक्षिण घाटी और अ, पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी ने चारों तरफ से इसको घेर रखा है। बीच में आया था आपका दक्कन की पठार बीच में आ जाती है, ठीक है? इसके बाद पूर्वी घाटी और बे ऑफ बंगाल। जब आप मैप देखोगे तो मैप में आपको पता चलेगा जो पूर्वी घाटी है ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपका आ जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट आपका पूर्वी घाटी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है। द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है? तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है, अब ये तो ईस्टर्न घाट की बात हो गई, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच की बात हो गई, कोरोमंडल कोस्ट कहलाते हैं। अब जो ये वेस्टर्न घाट है, मतलब जो इधर की तरफ है, मतलब कि आपका पश्चिम साइड जो है, ठीक है? पश्चिमी घाट जो हैं, वो अरेबियन सी के साथ उनके जो डायरेक्शन रहती है, वो अरेबियन सी के साथ रहती है, ठीक है? और इनके बीच के एरिया जैसे कि आपका इधर की तरफ आ जाते हैं ये, इधर की तरफ मान लेते हैं हम सपोज़ कर रहे हैं, अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं कि ये हमारे वो कौन से हो गए? वेस्टर्न घाट हो गए, ठीक है? इधर की तरफ अरेबियन सी हो गया, ठीक है? तो इनके बीच का जो एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, इनके बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं कोंकण। कोंकण बोलते हैं इसको, ठीक है? और ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये गोवा, गोवा से आगे एक कनारा जगह है, वहाँ तक फैला तो ये वाला जो एरिया है, जो मतलब कि आपके वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है, उनको कोंकण बोलते हैं, जो कि गोवा से लेके गोवा गोवा तक भी फैला हुआ है, गोवा से आगे गोला कर रहा हूँ यार, गोवा से आगे कनारा जगह है, वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है? तो उसको कोंकण बोला जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद सदर्न मोस्ट पार्ट इज़ नोन एज़ मालाबार कोस्ट। अब जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है? और जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ये भी कहा गया है कि दक्कन का पठार जो है, दक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वो आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक पुल के जैसे एक्ट करता है। मतलब एक पुल के रूप में उसको कंसीडर किया गया है आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपके दक्षिणी प्रायद्वीप, सदर्न पेनिनसुला, ठीक है? अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना थोड़ा-सा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या वहाँ पर चीज़ें प्रेज़ेंट है। जैसे कि वहाँ पर अ, हाईएस्ट पीक कौन-सी है? आपकी हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला में अनायमडी, जिसकी हाइट है आपकी 2695 मीटर।
अब यहाँ पर हाइट प्रेजेंट नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द अनायमडी इज द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला, जिसकी हाइट मैं आपको बता रहा हूँ 2695 मीटर है। आप अपने जो नोट्स बना रहे हो ना, देखो नोट्स अपने बनाओगे वो ज्यादा बेटर। तो नोट्स आप थोड़ा-सा अपने रखो, क्योंकि वो ज़्यादा आप किसी के भी नोट्स उठा लो, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जो आप समझ रहे हो, वही लिख रहे हो, फिर आप अपने तरीके से समझ के लिख रहे हो, तो वो चीज़ अलग है। तो नोट्स अपने खुद बनाओ, ठीक है? उसमें आप मेंशन कर सकते हो, अनायमडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला में हाईएस्ट पीक है अनायमडी। हाईएस्ट मत समझ लेना, सदर्न पेनिनसुला में हाईएस्ट है, ठीक है? जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है? इसके बाद दूसरी साइड, दूसरी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, ये है दोदा पेट्टा। अब यहाँ पर जो लिखा है ना दोदा पेट्टा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये दोदा पेट्टा नहीं है, इसकी जो स्पेलिंग है वो DOTTA BE, यहाँ पे पी की जगह बी आएगा, तो उसको दोदा पेट्टा बोल देते हैं, दोदा पेट्टा बोल देते हैं, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, पर कॉन्सेप्ट समझो बस, ज्यादा वर्ड के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस वो चीज देखो आप, ठीक है? तो दोदा पेट्टा इज अनदर हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में दोदा पेट्टा दूसरी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट भी 2637, हाँ, 2637 मीटर है। उसकी अनायमडी की हाइट है 2695 मीटर, इसकी हाइट है 2637 मीटर। तो ये वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक कह सकते हो, ठीक है? सेकंड क्या कह सकते हो, है ही सेकंड हाईएस्ट, ठीक है? दोदापेट्टा, ओके, तो दो ये हाईएस्ट पीक हो गई। और कुछ इसके बाद जो फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट सिटीज आती हैं, जैसे कि आपके अरिकामेत्तु है, ममल्लापुरम है, कावेरीपट्टनम है। ये कोरोमंडल कोस्ट में कुछ ये सिटीज लोकेटेड हैं, तो इतना ज़्यादा इनके बारे में जानकारी रखने की है नहीं, बट आप थोड़ा-सा देख सकते हो इनको, तो कौन-कौन सी सिटीज़ हैं। मलप्पुरम और अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम वर सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में ये सिटीज़ सिचुएटेड है, ठीक है? इसके बाद हम नदियों की बात करते हैं। देखो, जो यहाँ पर सदर्न पेनिनसुला में जो नदियाँ बह रही हैं ना, इनका एक ही पैटर्न है, ये पैरेलली बह रही है। पैरेलली कैसे? ऐसे। बिल्कुल पैरेलल जो चलती है, बिल्कुल। एक इधर चल रही है, तो दूसरी इसके इधर चल रही है, ऐसे-ऐसे बह रही है, ऐसे-ऐसे बह रही है। जिस डायरेक्शन में वो टर्न ले रही है, उसी डायरेक्शन में वो टर्न ले रही है। कुछ नदियाँ हैं जो अपोज़िट डायरेक्शन में है, वो मैं बताऊँगा आपको कौन-कौन सी है। बट बहुत सी नदियाँ, मतलब अधिकांश नदियाँ पैरेलली बह रही हैं। जिस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में और नदियाँ वो रोटेशन ले रही हैं, उसी में वो भी रोटेट कर रही हैं। ठीक है? तो ये आपके कुछ जैसे कि आपका महानदी जो है, महानदी आपके ईस्टर्न एंड पे है। अब पूर्वी साइड है आपकी महानदी। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती जो हैं, वो आपके ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर बहती हैं। पेनिनसुला की बात, सदर्न पेनिनसुला की बात हो रही है। जो आपकी ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा और ताप्ती, ये लिखा ना नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है, ये आपकी ईस्ट से लेके वेस्ट में बहती है। इसको आप हाइलाइट कर सकते हो अलग से अपने की पॉइंट्स में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहती है। बट कुछ बहुत सी नदियाँ हैं ऐसी, और नदियाँ भी हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा और कावेरी, जो कि आपकी वेस्ट से ईस्ट उल्टी डायरेक्शन में बहती हैं। वो बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तो कन्फ्यूज़ मत होना, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। नर्मदा और ताप्ती आपकी बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है? बट कुछ और नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा और कावेरी, ये आपकी बहती हैं पश्चिम से पूरब की ओर। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये नदियों की बात हो गई। हमने क्या-क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि सदर्न पेनिनसुला में क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, कौन-कौन से पर्वत प्रेज़ेंट हैं, कौन-कौन से नदियाँ प्रेज़ेंट हैं, कौन-कौन से आपके पीक हैं, जो मेजर पीक है। पीक और भी हैं, बट वो इतने ज़्यादा मेंशन नहीं किए जाते, क्योंकि हाइट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये जो 2 थे, ये मेंशन थे। अनायमडी पीक और आपकी दोदापेटा पीक। ठीक है? ये 2 पीक मेजर थी, इस वजह से मैंने इनको बताया। ठीक है? तो क्या-क्या पढ़ लिया आपने सदर्न पेनिनसुला में? सदर्न पेनिनसुला में आपने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपने क्या कहते हैं पीक पढ़ी, कौन-कौन सी पीक रहने वाली हैं। उसके बाद आपने रिवर के बारे में, ठीक है? बस ये 3 चीज़ें मेजर थी सदर्न पेनिनसुला पढ़ने वाली। और तो बाकी, और तो इतना ज़्यादा कुछ ख़ास इसमें दिखता नहीं मेरे को। हाँ, बाकी मैंने थोड़ा-सा और देखा था, इसमें और ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं। ऐसा था कि इस टाइम पे यहाँ पर सदर्न पेनिनसुला में क्रिश्चियन एरा जब स्टार्ट हुआ था, क्रिश्चियन का काल जब स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम पे काफ़ी बंदरगाह बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड चलता रहता था, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट चलता रहता था, तो काफ़ी बंदरगाह वहाँ पे बनाए गए थे। सतवाहना के टाइम की बात है, जब सतवाहना डायनेस्टी आई थी ना, अभी हम पढ़ेंगे एंशिएंट में, जब ये डायनेस्टी आई थी, तब उस टाइम पे काफ़ी सारे पोर्ट्स वगैरह बनाए गए थे, क्योंकि ट्रेड वहाँ पे चलता रहता था रेगुलर। तो ये चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी, बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, क्योंकि सदर्न पेनिनसुला प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी में ही समझ में आएगा। अभी तो बस आपको मैंने क्या-क्या बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि कौन-कौन से इसमें
चट्टानें बनाई गई, कौन-कौन से इसमें माउंटेन्स आए, कौन-कौन सी इसमें नदियाँ आई, कौन-कौन सी इसमें पीक हैं, हाईएस्ट पीक। बस इतना मैंने आपको बताया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, बाकी मेरे को मेल भी कर सकते हो, जो भी कुछ पूछना होगा बाकायदा मैं आपको बताऊँगा उसका, ठीक है? तो आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हो, जो भी कुछ पूछना है। बाकी लाइव जब बैठा करेंगे तो उसमें तो चल ही जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं आपका सदर्न पेनिनसुला, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, a number of towns and ports flourished in these plains in the beginning of the Christian era. क्रिश्चियन एरा के टाइम पे काफ़ी सारे बंदरगाह यहाँ पे बनाए गए थे ट्रेड के लिए, ठीक हो गया? तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था सदर्न पेनिनसुला का, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में, ठीक है? तो आपका कौन-सा टॉपिक कवर हो गया इसमें? आपके 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब बचा है इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग अ, टॉपिक रहने वाला है इस वाले चैप्टर का। ये बेसिकली एक कहानी लिखी गई है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बस एक कहानी लिखी गई है अपने प्राचीन समय में भारत की क्या स्थिति थी। थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, बाकी प्राचीन इतिहास तो हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, थोड़ा-सा शॉर्ट में बता रखा है ना? तो वो मैं आपको कहानी सुनाऊँगा। कहानी सुनने में सबको मज़ा आता है, मुझे सुनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कहानी सुनना बढ़िया करके, इस पैराग्राफ पे इतना ध्यान मत दो, ये इंग्लिश में लिखा ही गया है बस, ठीक है? कहानी मैं हिंदी में सुना रहा हूँ ना, अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पर अब आपको मैं एक कहानी सुनाऊँगा, तैयार हो जाओ सारे के सारे, ठीक है? अपने कॉपी पेन अभी थोड़ा-सा साइड में रख दो, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनो अच्छे से, क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसा कि देखो आप जानते हो, हमारा भारत जो है, इसमें काफ़ी सारे धर्म प्रेज़ेंट हैं, आज भी और उस टाइम भी। काफ़ी स मतलब इसकी जो भूमि है ना, इसने काफ़ी सारे धर्मों को बाहर संभाला, ठीक है? बहुत सारे रिलिजन आए, बहुत सारे कल्चर ऐसे हुए, बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हुए, जो कि काफ़ी कुछ डिफरेंट है और भारत को यही चीज़ें ख़ास बनाती हैं अपने, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत ने काफ़ी सारे धर्मों को देखा है, जिसमें कि मेन जो थे, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जिसकी आगे हम स्टडी करेंगे, बाकायदा प्रॉपर चैप्टर है इनके, ठीक है? तो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये 3 कल्चर हैं जिसके बारे में, मतलब ये 3 रिलीजन हैं जिसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहे अपने इंडिया में, ठीक है? बट लेकिन ये जितने भी रिलीजन है ना, ये अपने आप मतलब आपस में अपने आप से इंटर रिलेट कर रहे हैं। इनका कोई ना कोई कनेक्शन एक-दूसरे से है। हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, जितने भी चीज़ें हैं, ये सब आपस में इंटर रिलेट करने वाली हैं और भारत को, जो जैसा कि आप जानते हो, एक चीज़ सबसे ख़ास बनाती है, वो है इसकी यूनिटी, एकता जो है ना? वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है और वो यहाँ पर भी मेंशन की गई है, इस वाले पैराग्राफ में भी। जैसे कि यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखो, therefore our country shows a deep underlying unity in spite of great diversity, कि अपने आवर कंट्री, हमारी कंट्री एक प्राकृतिक एकता इसमें कूट-कूट के भरी हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको शो कर रही है। तो अभी क्या कहते हैं, हम बात करते हैं धर्मों की, कहानी पे वापस आ जाते हैं, ज़रा थोड़ा-सा भटक गए थे। तो यहाँ पर जो है, जितने भी धर्म हैं, ये आपस में अपने आप से एक-दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। हर तरह से किसी-किसी में, जैसे अब यहाँ पर क्या है कि हर धर्म के अलग-अलग रिलिजन्स होते हैं, मतलब हर धर्म के अलग-अलग फंडे होते हैं। जैसे भाई किसी-किसी में सारे जो उनकी भाषाएँ होती हैं धर्मों में, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, तो लोग अलग-अलग भाषाएँ का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सबके अलग-अलग रिलिजन होते हैं, सब अलग-अलग धर्मों को मानते हैं, है ना? सब अलग-अलग भगवान को मानते हैं, अलग-अलग पूजा करते हैं और जो उनके रिचुअल्स होते हैं, रीति-रिवाज जो होते हैं, जैसे शादी वगैरह में होती है ना, जैसे सास वो नाक वगैरह पकड़ के खींचती है, तो किसी-किसी के अलग-अलग, सबके अपने रीति-रिवाज हैं। तो सबके अलग-अलग रीति-रिवाज होने के बावजूद, सबके अलग-अलग धर्म होने के बावजूद, सबके अलग-अलग भाषा होने के बावजूद भी, इसमें एक इन सभी लोगों में एक प्राकृतिक एकता रहती है, जिसकी वजह से भारत जाना जाता है और यहीं से ही भारत को नाम दिया गया भारतवर्ष। इस पूरे महाद्वीप को नाम दिया गया भारतवर्ष। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द नेम भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत वाज़ गिवन टू द होल कंट्री। इस पूरे उसको यहीं से ही, इस एकता को देखते हुए यहाँ पर नाम दिया गया भारतवर्ष। बाकी इंडिया नाम और जितने भी आपके नाम हैं, ये सब कहाँ से आए, कैसे आई, आपको एंशिएंट में पता चलेगा कि इंडिया नाम कहाँ से आया और हिंदू नाम कहाँ से, हिंदू तो मैं भी बताऊँगा आपको ये कहाँ से लिया गया। तो ये जितने भी नाम हैं, सब बात की बात है, ठीक है? अभी क्या है, उसके बाद
कुछ जो हमारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने अलग-अलग लोगों से प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है? जो हमारे उस टाइम के फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या काम करा, वो लोगों से मिलते थे, लोगों के कल्चर के बारे में जानते थे, लोगों से मतलब जुड़ाव जब उनका रहता, तो उन्होंने अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग भाषा में अपने इंस्क्रिप्शन बोले तो शिलालेख, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें प्राचीन समय में जो भारत की कंडीशन थी, वो उन्होंने अपने तरीके से मेंशन कर रखी है, ठीक है? तो ये चीज़ तो थी आपके कल्चर के बारे में, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि ये जो हिंदुइज़्म है, ये हिंदू टर्म कहाँ से निकल के आया? तो देखो इसके बारे में अपनी एक अलग ही कहानी है। देखो सिंधु नदी आप जानते हो, जो सिंधु नदी बहती है SINDHU, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं SINDHU, सिंधु, ठीक है? तो ये टर्म वहाँ से निकल के आया। वो कैसे निकल के आया? कुछ इरानियन पीपल अपने इंडिया में आए थे, ठीक है? तो वो ना उनकी प्रोनंसिएशन ऐसी थी कि वो सिंधु प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। उनसे सिंधु नहीं बोला जाता, वो बोलते थे या तो इंडोस, INDOS, इंडोस बोलते थे, या फिर वो बोलते थे हिंदोस, HINDOS। ये 2 शब्द बोलते थे, उनसे सिंधु नहीं बोला जाता था इरानियन पीपल से। तो जब सिंधु नहीं बोला जाता था, तो सिंधु के टर्म, सिंधु एक संस्कृत टर्म है, यहाँ से हिंद टर्म निकल के आया। सिंधु से हिंद टर्म निकल के आया। तो यहाँ से हिंदुइज़्म, हिंदू, ये टर्म जो है, ये सिंधु टर्म से निकल के आए हैं, संस्कृत टर्म है ये, और ये इरानियन पीपल जैसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो उन्होंने हिंदोस टर्म्स निकाला। हिंदोस, INDOS, एक इंदोस निकाला और एक निकाला हिंदोस। ये 2 शब्द बोलते थे, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बना है हिंदू का। तो समझ में आ गया होगा कि ये हिंदू टर्म कहाँ से निकल के आया, ठीक है? तो ये एट दैट टाइम वहाँ पे प्राचीन भारत में हिंदू टर्म का निर्माण हुआ, कि कहाँ से निकल के आया, ठीक है? अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी भाषा की। देखो यहाँ पर लिखा भी, द वर्ड हिंद इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, मतलब कि हिंद शब्द जो है संस्कृत टर्म सिंधु से निकल कर आया, ठीक है? ओके। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, लैंग्वेज में वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज थी, वो थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में ही सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, जैसे यहाँ तक कि अशोका इंस्क्रिप्शंस भी हमारा प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। और एक और चीज़ है प्राचीन भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज के ज़माने में तो मतलब ऐसा है कि बहुत रेयर लोगों को पता होगी, जो बहुत थोड़ा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा पता रहेगी, महाभारत और रामायण के बारे में, है ना? वहाँ के लोगों में ना एक वो था, अलग से ये क्रेज़ था उनके अंदर, कि यार महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, तो वो स्टोरी संस्कृत में लिखी हुई है उस टाइम पे, क्योंकि हिंदी भाषा का तो नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो संस्कृत में लिखी गई थी ये सब। तो उनके अंदर एक अलग से ही क्रेज़ था कि यार इतनी बढ़िया बात है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा उस चीज़ को फ़ॉलो करते थे ना, रामायण महाभारत को, कि वो हर दूसरे व्यक्ति को इनके बारे में पता होता था। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, कि उनको बहुत अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि यार बताओ कितनी, ऐसा हमारे भारत पे ये चीज़ें भी हुई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो देखी गई है प्राचीन समय में, वो ये देखी गई है कि रामायण और महाभारत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा, also the ancient epics, the Ramayana and the Mahabharata were studied with the same zeal and devotion throughout the country. पूरे कंट्री में महाभारत और रामायण को बहुत ही जागरूकता या फिर बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही मतलब उत्साह के साथ जाना गया। ठीक है? तो ये थे बेसिकली थोड़ा-सा इंडिया का एंशिएंट टाइम्स में कैस क्या इंडिया का हाल था उसके बारे में जानकारी। अगर हम एट द एंड अगर हम बात करें, तो देखो इंडिया बहुत ही मतलब जिसमें इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म पाए गए, ठीक है? बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें पाई गई, और उनसे उनकी यूनिटी से ही हमारा जो देश का विकास है वो संभव हो पाया है। इंडिया की खास बात है कि वो निखर पाया है उसकी एकता से। जो प्राकृतिक एकता लोगों के बीच थी, उसी से ही इंडिया का विकास हुआ। क्योंकि पहले सोसाइटी क्या कहते हैं मैनेज्ड हुई इंडिया, फिर इंडिया अनमैनेज्ड हुआ, और वो अभी तक अनमैनेज्ड है, अभी तक प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हुआ। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था तब प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया था सब कुछ। लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय हुआ, क्या कहानियाँ उसके पीछे कोई नहीं जानता, बस जो चीज़ हमको लिखी गई थी उस टाइम पे जिसमें उसमें, और जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हमको बताते हैं, वैसा बताया कि बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, या फिर कुछ इन्वेडर्स आ गए थे तो उस वजह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सब हम देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें सब देखेंगे, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कहानी के रूप में जब पढ़ेंगे ना तो और नेक्स्ट बता नहीं सकता, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ठीक है? तो हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, तो वो सब हम देखेंगे। तो पहले सोसाइटी मैनेज थी, फिर अनमैनेज्ड हुई, और वो आज तक मैनेज नहीं हुई है, अभी भी चल रहा है काम, बहुत टाइम लगेगा मैनेज होने के लिए।
तो वो सब हम देखेंगे। तो ये एक क्विक रिकॉल था, एक क्विक कॉन्सेप्ट थे जो प्राचीन समय में हमें भारत की क्या कंडीशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या कवर कर लिया है? हमने इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बेसिकली कहानी थी एक, जो उन्होंने बस कुल मिला के इतना उन्होंने शब्दों में लिख रखी थी, मैंने आपको कहानी सुनाई। आप शब्दों में देखोगे तो कहानी यही निकल के आएगी, ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पाँचों पॉइंट ये कवर हो चुके हैं। कहने का मतलब है आपका इंडियाज़ ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री कवर हो चुका। तो आपके पास मोटा-मोटा आइडिया आ चुका है ज्योग्राफिकल टर्म्स का। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देखो, जो लोग नए हैं इस लेक्चर में वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखो, क्योंकि तभी चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप, कि मैं कहाँ से कहाँ को पहुँचा, क्या बातें हुई। ठीक है? और इसके बाद वाले टर्म्स अब धीरे-धीरे अब हम हिस्ट्री की ओर धीरे-धीरे क्या हिस्ट्री अब स्टार्ट ही करेंगे अगले लेक्चर से, और मज़ा आ जाएगा गाइज़, फुल एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है? तो चलो फिर यार इस वाले लेक्चर को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। छोटा लेक्चर रहेगा ये, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स समझाने वाले वो आपको समझ में आ गए हैं। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे को मेल करो। कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन करो। बाकी लाइव भी बैठेंगे, ये क्लास रिकॉर्डेड है बट लाइव भी बैठेंगे बहुत जल्दी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बैठ पाए। तो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना यार, है ना? एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब भाई अलग ही लेवल की तैयारी करने वाले हैं हम सब, है ना? 2024-25 टारगेट है, सिविल सर्वेंट बनना है ना? तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा आपको। तो चलो फिर खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर।